इनका संबंध नहीं है ट्रोपोस्फियर से, क्षोभमंडल से। क्षोभमंडल की स्थिति अगर हम देखें तो क्षोभमंडल की स्थिति को हम यहाँ इस मॉडल से देख सकते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो सबसे लोएस्ट जो एटमॉस्फेरिक सेक्शन है उसी को हम क्षोभमंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसकी कुछ विशेषता देखिए तो क्षोभमंडल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई विषुवत पर होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। यहाँ पर 75% हमारे वायुमंडल की गैसें विद्यमान हैं और जितने हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो केवल अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज में ओजोन को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी गैसें 100% इसी मंडल में होती है। लेकिन ओजोन की भी एक निश्चित मात्रा यहाँ होती है, बाकी शेष मात्रा कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये पूरी ये जो गैंग है यानी ग्रीन हाउस गैसेस का जो टीम है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और इसके विषय में सबको मालूम है कि बाकी गैसें जो हमारे क्षोभमंडल में है ये जब ऊष्मा प्राप्त करती है तो ये किस रूप में ऊष्मा प्राप्त करती है और ये किस रूप में ऊष्मा प्राप्त करती है। आपको मालूम है कि जो गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कंडक्शन यानी चालन के माध्यम से पृथ्वी सतह से ऊष्मा प्राप्त करेगी, ठीक है ना। लेकिन रेडिएशन से ये गैसें ऊष्मा प्राप्त नहीं करेगी क्योंकि रेडिएशनल हीट जो पृथ्वी सतह को सूर्य से प्राप्त होती है और पृथ्वी सतह गर्म होकर और फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ रेडिएट करती है तो इसको अवशोषित करने की सामर्थ्य एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सिर्फ इनके पास होती है। इसी में से एक ये वाला जो गैस है जो H2O जो जिसको हम वाष्प के नाम से जानते हैं, तो ये वाष्प अपने आप में गैस होते हुए भी बाकी सारी गैसों की तुलना में एक भिन्न विशेषता रखता है। सबसे ज्यादा ऊष्मा पाने के बाद ये सबसे पहले अपने को वाष्प जब बनाता है, जैसे जल को जब ऊष्मा प्राप्त होती है तो ये जब वाष्प बनाता है तो गुप्त ऊष्मा के रूप में लेटेंट हीट के फॉर्म में ये सबसे ज्यादा हीट को रखता है। और उसके बाद ये जब बाकी सामान्य गैसों की तरह जब ये सतह के संपर्क में आता है तो चालन विधि से, कंडक्शन विधि से ऊष्मा को प्राप्त करता है। लेकिन चूंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, गैसों का लीडर है ग्रीन हाउस गैसेस का, इसीलिए इसमें एक और बात हो गई कि सतह पर रहा तब तो प्राप्त किया ही किया, गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त किया ही किया। सतह से ऊपर होने के बावजूद के बाद भी जब सतह से रेडिएशन होना शुरू हो जाता है तो उस रेडिएटिव एनर्जी को भी अवशोषित कर देता है और ये सभी का स्वभाव होता है। लेकिन बाकी से ये इस मामले में भिन्न हो जाता है क्योंकि बाकी के पास गुप्त ऊष्मा नहीं है और इसके पास एक लेटेंट हीट भी, गुप्त ऊष्मा भी है जो इसके इस अवस्था में बने रहने के लिए अनिवार्य है। ओके, ये चीजें हम जानते हैं। और इस तरह से हम जब देखते हैं कि इसके पास गुप्त ऊष्मा है कितनी, तो गुप्त ऊष्मा वेपर के पास 80 कैलोरी तो वाष्प बनने से काफी पहले जब कोई आइस है, पानी बनता है तो उसी समय 80 कैलोरी उसके पास जल के पास चली जाती है और वही जल जब फिर से वाष्प बनता है तो 540 कैलोरी और ग्रहण करता है। तो इस प्रकार वेपर के पास टोटल जो कैलोरी अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 620 कैलोरी और ये 620 कैलोरी गुप्त ऊष्मा लेकर और तब यहाँ पर ये बना हुआ है, इस वायुमंडल में बना हुआ है। यानी इसके पास अब दोनों ऊष्मा हो गई, वायु के साथ इसके साथ संवेदी ऊष्मा हो गई जो ताप इसके बढ़ाती घटाती है और रूप जो इसका गैसीय रूप आया है इसके लिए इसको एक अलग प्रकार की ऊष्मा इसके पास है और उसका नाम हो गया गुप्त ऊष्मा। तो ये हम देखते हैं कि इन गैसों की इन उपस्थिति के कारण और जो स्थिति बनती है यहाँ पर हमारे क्षोभमंडल में, उसमें बनती है कि पृथ्वी सतह से नीचे से ऊपर जाएंगे, ध्रुवों पर जाएं चाहे कहीं भी जाएं, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में मैंने कमी बताया था कि तापमान में कमी प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता, अलग अलग स्थान पर भी या एक ही दिन में अलग अलग समय पर भी एक जैसा नहीं होता, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। और ये इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं के ऊपर निर्भर करता है कि क्या होगा। जब हम इसकी बात करते हैं कि कितना है हमारा ये ताप में पतन की दर कैसी है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, पर्यावरणीय ताप ह्रास दर। और ये कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, 25, 35 तक हो सकता है। यानी 1 किलोमीटर पर ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री कम हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। जो हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं वो तो एक औसत है, एवरेज है, इसी का औसत है, इसी का औसत है। और यदि हवा गर्म हो चुकी है और गर्म होने के बाद हवा ऊपर की तरफ उठती जा रही है अस्थिर होकर, तब उठती हुई हवा इस दर से तापमान में क्षति करती है। तो ये तीनों ये स्थितियां अगर हम देखेंगे जिनसे संबंधित है वो है क्षोभमंडल। और इसी क्षोभमंडल में जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण, जैसे वो रोटेट करती है तो घूमने के कारण जैसे ही सूर्य प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है तो सूर्य के साथ उष्मा भी मिलने शुरू हो जाती है। यानी केवल प्रकाश नहीं मिलता, केवल लाइट नहीं मिलता, बल्कि लाइट के साथ हीट अमाउंट भी मिलना शुरू हो जाता है। यदि हम मान लें कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की स्थिति लगभग 12 घंटे का दिन रात वाला स्थिति बनी हुई है, उसमें 12 घंटे का दिन है, तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद जैसे क्षितिज पर सूर्य आता है, तो क्षितिज पर सूर्य आने के साथ ही साथ ये पूरे 180 डिग्री के सनसेट, सनराइज से सनसेट तक की स्थिति में ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है वैसे वैसे सूर्य के किरणों के अनुपात बदलने लगते हैं। सबसे पहले सुबह में जो आते हैं 1 घंटे तक सबसे ज्यादा प्रधानता होती है वो लाल तरंगों की होती है, रेड की होती है ना। और उसके बाद रेड के साथ ज्वाइन कर लेता है ऑरेंज यानी नारंगी, और उसके बाद 1 घंटे बाद यानी 8 बजे के बाद ज्वाइन कर लेता है येलो यानी पीला रंग, पीली जो किरणें हैं येलो वेव्स आके ज्वाइन कर लेती हैं। उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन ज्वाइन करती है और इसका मैक्सिमम हो जाता है 10 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे के बाद जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ये तीनों ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा आने लगती है 10 बजे के बाद। और ये ऊर्जा तब तक आती रहती है जब तक 2 नहीं बजता, दो नहीं बजता, क्योंकि अगर 1-1 घंटे के अंतर पर ये हम देख रहे हैं तो कुल मिला के 60 डिग्री की दूरी तय करता है, ऊंचाई तय करता है सूर्य। और फिर इस क्षितिज से 60 डिग्री जब शेष रह जाता है तो फिर से यही क्रम यहाँ पर रिवर्स मोड में प्राप्त होने लगता है। इसकी बात करना वेदर में क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर इस सनशाइन की भूमिका यहाँ पर हमारे पूरे इस पृथ्वी पर जैवमंडल की सक्रियता को निर्धारित करने में होती है। जैवमंडल जब हम बोलते हैं तो जैवमंडल ना होता तो जीवन ना होता, तो हम लोग क्यों पढ़ते, हम लोग खुद ना होते। और हमारी उपस्थिति के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे पूरे जीवन के जो 2 रूप हैं और हमारे बीच संबंध ऐसा है कि वो जो है वो पहला वाला प्रोड्यूसर है, यानी वो है तो हम हैं, क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस कराता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और वही उत्पादित ऊर्जा संपूर्ण जैवमंडल में संपूर्ण जीवों के मध्य क्रमशः वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से यही ऊर्जा जाती है सबको।